हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। पिछली बार हमने ये पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। हमने उसके स्ट्रक्चर देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने ध्यान दिया होगा तो आपको उनके बीच में अंतर भी दिखाई दिया होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, मतलब जो जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वह माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा बैक्टीरिया, वायरस, इन सब में पाए जाएंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है ये यूकैरियोटिक माना इन सब एनिमल्स को छोड़कर दूसरे एनिमल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात और मेंशन करना चाहूँगी कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है ना, यूकैरियोटिक सेल्स में टू टाइप के कहना चाहिए सेल्स को रखा, जिसमें है प्लांट वाला, प्लांट सेल मीन्स पादप कोशिकाएं, और एनिमल सेल मीन्स जंतु कोशिकाएं। ठीक है, ये वाली दो चीज़ें मेन है कि यूकैरियोटिक्स में कौन कौन से रखा हुआ है, पादप कोशिकाएं एवं जंतु कोशिकाएं। पादप कोशिकाएं क्या होती है, जो पादपों में पाई जाती है, जो प्लांट्स में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। और एनिमल्स सेल क्या होती है, जो कि हमें एनिमल्स माना जंतुओं में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। मैं ये वाली बात भी मेंशन करना चाहूँगी कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्ज़ाम्स में आता भी है। ठीक है, हम पहला अंतर देखें तो अधिकतर कोशिकाएं सूक्ष्म आकार की होती है। प्रोकैरियोटिक मीन्स इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो ट्रू नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इनमें इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है तो कोशिकाएं कैसी होगी, बड़े आकार की होगी। ठीक है, दूसरी बात ये कि इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड की, या म्यूकोपेप्टाइड की, या म्यूमेरिक एसिड की बनी होगी, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकॉन से निर्मित होती है। जबकि कोशिका भित्ति यूकैरियोट्स में सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, और यह सेल्यूलोज किस में पाया जाएगा, पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा। जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होगी। ठीक है ना, जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसका मतलब ये होता है ना। फिर तीसरा पॉइंट की बात करें तो कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म, वो इस गति नहीं होती है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म की गति कोशिका के अंदर नहीं होती है। मान लीजिए ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें साइटोप्लाज्म की गति नहीं होगी। ठीक है, जबकि इनमें जो यूकैरियोट सेल है इसमें कोशिका द्रव्य की गति होती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो यूकैरियोट सेल होती है वो एक तरीके से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने सुना होगा उसके बेस पर होता है। ठीक है, फिर हम फोर्थ वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे सेल है, ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी ये सब है ना, ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो ये वाले स्ट्रक्चर आपको किस में दिखाई देगी, यूकैरियोट सेल में दिखाई देगी। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में अगर पाया भी जा रहा है तो वो ट्रू नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, यहाँ पर पोर है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना।
तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय जो होती है वह अनुपस्थित होती है, जबकि इसमें उपस्थित होती है। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है कि उपस्थित, इसमें लिखेंगे झिल्लियों से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी काय उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें हरित लवक जो होते हैं वह अनुपस्थित होंगे, किसमें? प्रोकैरियोट्स सेल में। बैक्टीरिया वगैरह में हरित लवक अनुपस्थित होगा, जबकि इसमें उपस्थित होगा। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर जो शैवाल जो होती है, जो आप हरी कलर की काई देखते हैं, उसमें हरित लवक पाया जाता है और उसी के हरित मीन्स हरा, तो इसी के कारण ब्लू ग्रीन एल्गी का रंग कैसा होता है? ग्रीन जैसा भी होता है। ठीक है, यूकेरियोट्स में चूँकि हम पादपों को रखते हैं, प्लांट्स को रखते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कलर किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण होता है, तो इसमें हरित लवक प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें 6th पॉइंट की, तो केवल एक कोशिकांग है ना, एक कोशिकांग राइबोसोम पाया जाता है जो कि 17S एस यूनिट होती है ना, 50S प्लस 30 से मिलकर ये बना होता है ना। इस आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस बारे में। तो इसमें केवल एक ही प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से? 80S राइबोसोम एंड 70S। क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि यूकेरियोट्स में ये काफ़ी डेवलप्ड एनिमल होते हैं, डेवलप्ड सेल होती है, पर्टिकुलर कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें दोनों प्रकार के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने के लिए है ना। देखिए, इसमें ये बोला है कि राइबोसोम 18S है ना, 18X 60S प्लस 40S प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में 17S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। यूकेरियोट्स सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पादप और जंतु कोशिका के बारे में दोनों का साथ में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। सत्य केंद्रक का अभाव होता है, इसमें सत्य केंद्रक उपस्थित होती है, आपको पता ही है इस बारे में। आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, लेकिन यूकेरियोट्स में हमेशा डीएनए के रूप में ही मिलता है। ठीक है ना। आरएनए नॉर्मली मैसेंजर का काम करता है। ठीक है, आरआरएनए है ना, ये एमआरएनए ये सब। ठीक है, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड वैलाकार व हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। ठीक है ना। आपको नॉर्मल जैसे ये सेल है तो हो सकता है आपको ऐसी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ मतलब थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाए, है ना। जाहिर सी बात है ये यूकेरियोट्स सेल है, ट्रू में पाया जा रहा है न्यूक्लियस, तो इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा। डबल स्टैंडर्ड मीन्स ठीक है इस टाइप में रेखित एवं कुंडलित व हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसमें 10th और लास्ट पॉइंट की बात करें तो डीएनए की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होगी, क्योंकि छोटी सेल्स हैं, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, प्रोकैरियोट्स है, प्राइमरी टाइप की है, और डीएनए की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डीएनए इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट मटेरियल बिकॉज इट इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना। ये था। अगर आप हायर स्कूल के मतलब हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो फिर आप पॉइंट्स के नीचे ही अगर आप डायग्राम थोड़ा सा मेंशन कर दें तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, मार्किंग अच्छी होगी। एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों के ही समान आपको कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है ना, डायनोफ्लैजिलेट्स। डाई मीन्स दो, फ्लैजिलेट्स मतलब इसमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, ऐसा टाइप का एक एनिमल होगा। ठीक है ना। रफ बनाया है ये मैंने। इसमें आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो यूकेरियोट्स के समान होता है, जो केंद्रकीय कला से घिरा हुआ होता है। ठीक है,
लेकिन इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए में हिस्टोन का अभाव होता है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीएनए में हिस्टोन पाया जाएगा, ठीक है। तो डीएनए में हिस्टोन एब्सेंट होता है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है वो केंद्रकीय कला या कहना चाहिए आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है वो केंद्रकीय कला से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो डॉस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की और इस प्रक्रिया को इन्होंने मीजोकैरियोटिक नाम दिया, ठीक है ना, मीजोकैरियोटिक, ठीक है ना, मीजो एंड कैरियोटिक। आया समझ में? ठीक है, आपको ये कैसा लगा वीडियो आप बताइएगा और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय।